खैर जनाब, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि आजकल एक सिलसिला है और सिलसिला कुछ यूँ है कि रीयूनियन प्लान किया जाता है और आप सभी लोगों को पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं पता, अगर कोई 1% लोग ऐसे मेरी तरह के जो मासूम हैं उनको नहीं पता, तो रीयूनियन जनाब कहते हैं कि आपके जो स्कूल के दोस्त हैं आप उनके साथ दोबारा एक गेट टुगेदर करें, क्योंकि कोई किसी शहर में होता है, कोई किसी मुल्क में होता है, कोई कहीं पर होता है, कोई कहीं पर होता है, तो आपके पास टाइम नहीं होता है ज़िंदगी में। हम कभी उनसे मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, तो कोशिश करते हैं कि कोई एक बंदा जो है वो कोशिश करे और सबको अलाइन करके एक दिन रखे कि जी हम किसी रेस्टोरेंट में इकट्ठे हो जाते हैं या किसी के घर पे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर आप अपने स्कूल डेज़ या जो बचपन के दिन हैं उनको याद करें। तो इसी तरह ही हुआ, तकरीबन कोई 10 दिन पहले की बात है। मुझे कॉल आई और नहीं, कॉल नहीं आई, मैसेंजर पे पहले मुझे उनका मैसेज आया। तो मेरी आदत है कि मैं सोने से पहले अपना व्हाट्सएप, अपना ईमेल, मैसेंजर, इंस्टाग्राम ये देख कर सोता हूँ। तो मैंने जब मैसेज देखा तो वो फिल्टर्ड मैसेज होते हैं ना, जो मतलब स्पैम में आए होते हैं, मतलब वो अगर आपके साथ कोई ऐड ना हो तो वो मैसेज अगर आप करें तो फिल्टर्ड में चले जाते हैं। तो मैंने उन मैसेजेस में देखा तो एक मैसेज था, तो वो जैसे मैंने नाम पढ़ा तो मेरे जहन में वो नाम क्लिक किया। मैंने फटाफट उसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करके वो उसने लिखा था कि हे डू यू रिमेंबर मी, आई एम योर क्लास फेलो। तो मैं नाम अब यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ना उसका जिसने मतलब ये सब अरेंज किया और जो दूसरा दोस्त है जिसका मैं जिक्र करने लगा हूँ, तो नाम मैं ड्यू टू द प्राइवेसी कंसर्न डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो मैंने फटाफट मैसेज किया उसको, हाँ कि यस आई नो यू, हाउ आर यू, कहाँ हो आजकल, क्या चल रहा है लाइफ में, इट्स रियली गुड टू नो यू, इट्स रियली गुड टू गेट बैक टू यू एंड ऑल दैट। तो मुझे थोड़ा सा वो महसूस हुआ कि वो एक हिचकिचाहट जो होती है ना, एक तो वैसे मतलब आप किसी को 10 साल के बाद बात कर रहे हो, चाहे वो आपका क्लास फेलो ही रहा हो, चाहे आपने स्कूल से फुटे मिलकर मारे हों, चाहे आपने जो है वो समोसे के पैसे आधे आधे करके खाए हों, चाहे आपने लंच चोरी करके खाया हो। बचपन में करते हैं हम सब, मतलब ब्रेक टाइम पे सारे बाहर गए हैं, स्पोर्ट्स पीरियड में सारे बाहर गए हैं, तो आप दुआ करें कि जी ब्रेक से पहले स्पोर्ट्स पीरियड हो जाए, क्योंकि सारे बाहर जाएंगे तो आप लंच चुरा लेंगे, या अगर आपका लंच ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप चेंज कर लेंगे या पैसे पड़ इस तरह के मामला होते हैं। हमारे साथ भी होते थे, हम भी करते थे। तो खैर वो जैसे ही वो हुआ तो उसने मुझे टेक्स्ट किया कि कैन आई कॉल यू हेयर। तो मैंने उसको कहा कि वाई हेयर, यू कैन टेक माई नंबर। तो ही वॉज लाइक यार एक्चुअली आई वॉज फीलिंग बिट हेजिटेंट कि आप माइंड ना करें ना। मैंने आई वॉज लाइक यार कम ऑन, क्या हो गया, यू आर माई फ्रेंड एंड यू आर माई क्लास फेलो, यू आर माई क्लास फेलो। तो खैर हमारे नंबर एक्सचेंज हुए, मैंने उसको कॉल किया। तो कॉल करने के पहले तकरीबन तो 25-30 मिनट हमारी बात हुई, ये रात का वक्त था। तो 25-30 मिनट हमारी बात हुई, बड़ा हमने वो अपना जो पुराना टाइम है उसको रीलिव किया, याद किया कि अच्छा ऐसा होता था, ऐसा होता था यार। वो फलान टीचर जो केमिस्ट्री के टीचर थे उनका हमने नाम रखा हुआ था जो भी, और मतलब मैं बता नहीं सकता, 3-4 टीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। वो मोमेंट डिस्कस किया जब हम जो है पढ़ाई के वाले से मार भी पड़ती थी, टीचर्स भी ज़रा मुर्गा भी बनाते हैं, इस तरह के मामला जो थे। उसके बाद खैर मुद्दे की बात हुई, उन्होंने कहा जी हम प्लान कर रहे हैं ये रीयूनियन, तो जितने मुझे फेसबुक से मिल सके या जितनों के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ तो मैंने उनको इनवाइट कर लिया। लेकिन अब हम सब जो है वो इंतज़ार ये कर रहे थे कि अगर आपके साथ रब्ता हो जाए और आपका जो टाइम है उसको देखते हुए, या जो आपका डे फ्री है उसको देखते हुए हम उसको मैनेज कर सकें, अरेंज कर सकें। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा डे आपको सूटेबल करेगा, इधर फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मैंने कहा यार सैटरडे तो मैं मोस्टली चूँकि रेडियोज़ करता हूँ, तो बाकी आप देख ले जो भी आप रखना चाहें तो मैं मैनेज कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। तो खैर वो टाइम और डे मैनेज हुआ। इट्स वेरी नाइस ऑफ देम कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि मेरे से रब्ता हो एंड देन फिर फाइनलाइज करें। तो खैर वो डे फाइनलाइज हो गया, दिन टाइम फाइनलाइज हो गया, जगह फाइनलाइज हो गई। एक्सक्यूज मी। तो अब जो जगह डिसाइड थी, जो टाइम डिसाइड था, बेसिकली घर था उसी लड़के का जिसने ये सब कुछ जो अरेंज कर रहा था और जो सब जो है जिनको उसने मदऊ किया था, जो उससे रब्ता किया था, कुछ फेसबुक के थ्रू, कुछ वैसे उससे रब्ते में था। तो उसी के घर पे ही गेट टुगेदर रखा गया।
मैं पहुंच गया, डिसाइडेड ये था। ये मैं आपको प्रॉपर ज़रा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कॉन्टेक्स्ट में भी आ जाओ। अगर आप रीयूनियन करना चाहते हैं तो ये भी देख लें कि करना कैसे होता है। एक ही बंदे के ऊपर सारा बोझ नहीं डालते। ऑल दो के ही वॉज वेरी वेलकमिंग, हो सकता है अभी सुन भी रहा हो, तो इसलिए नहीं कि वो सुन रहा है तो मैं कह रहा हूँ। ही वॉज वेरी वेलकमिंग। उसने कहा यार बस आप लोग आ जाओ, मैं सारा इंतजाम कर लूँगा, डिनर ऑन मी एंड ऑल दैट। लेकिन मैंने ये आइडिया थ्रो किया कि नहीं, ऐसे नहीं है, हम ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ऐसे आएंगे तो फिर हम वो थोड़ा सा पराया सा, ज़रा वो मेहमान सा फील करेंगे, फिर हम खुल नहीं पाएंगे उस तरह। तो ऐसा है, ठीक है, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू कि जगह जो है वो आपकी है, तो हम आपकी जगह पे आते हैं, लेकिन हम बारबेक्यू प्लान कर लेते हैं, लेकिन उस बारबेक्यू को हम सब मिल के अरेंज करेंगे, ठीक है? कोई कुछ कर दे, कोई कुछ, हम मिल के अरेंज करेंगे। आपने इवन अपनी फैमिली के ऊपर भी कोई जो है वो ये नहीं कहना कि आप ये बना दें, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, बस आपकी जगह है, दैट्स इट। बाकी बारबेक्यू जो है हम लोग अरेंज कर लेंगे एंड वो हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो एक तो ये भी याद रखना कि रीयूनियन अगर कभी करना चाहो तो एक बंदे के ऊपर जो है वो बर्डन नहीं डालना कभी जिंदगी में। बार कैफ डिसाइडेड टाइम पे पहुंच गए। अब जब मैं पहुंचा वहाँ पे, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो मोस्टली सब आ चुके थे, मैं शायद आखिरी था और मेरे बाद एक और लड़का आया था। तो मतलब जब मैं पहुंचा, वही पहले 15-20-25 मिनट तो अब मैं देख रहा हूँ किसी की दाढ़ी निकल आई है, मतलब बाल किसी के वाइट हो गए हैं, किसी की जो है वो बड़ी बड़ी किसी ने दाढ़ी रखी हुई है, कोई जो है किसी की तौंद निकली हुई है, किसी के एक तो बल्कि अपने साथ एक बेटा भी लाया था अपना। तो कोई जो है किसी कंपनी में HR मैनेजर है, कोई बाहर होता है, बाहर से अभी आया हुआ है, सऊदीया में होता है, सऊदीया से आया हुआ है, कोई जो है वो अपना कारोबार कर रहा है, कोई अब्बू की शॉप थी, उसी शॉप की एक और शॉप बना ली है, मतलब डिफरेंट, जिसको जहाँ जहाँ अल्लाह ने जिसका रिस्क लिखा हुआ है। तो हम बल्कि डिस्कस करें, अबे यार तू कैसा होता था, कैसा हो गया, एक्सरसाइज नहीं करता, ये हो गया है। मुझे जब मेरे से मतलब मैं जब इन हुआ तो देवर लाइक के बाकियों का तो भाई हमें पता था या नहीं पता था, एक बंदा जिसके बारे में हम सरप्राइज नहीं हुए, लाइक ये उनका कहना था कि एक बंदा जिसके बारे में हमें कोई सरप्राइज नहीं हुआ जब हमें पता लगा, जब हम डिस्कस कर रहे थे और रीयूनियन का प्लान कर रहे थे कि भाई कौन क्या क्या कर रहा है। जब हमें पता चला, आपके बारे में पता चला कि आप मीडिया की फील्ड में गए, तो हमें बिल्कुल ताजुब नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अभी तक याद है हमारे सर होते थे, सर शौकत मुगल, वो हमें सोशल स्टडी पढ़ाया करते थे। तो बड़े सख्त टीचर थे, बहुत सख्त टीचर थे। तो वो अक्सर हमारा जो एक ग्रुप था 10-12 लड़कों का, और 10-12 में से भी हम 4-5 बड़े क्लोज थे, तो वो अक्सर उन 4-5 को भी कहते थे कि तुम इसके साथ बैठते हो, शरारतें वगैरह करते हो, ये तो फिर इसको बोल शोल लेता है, गागू लेता है। क्योंकि मैं जो स्कूल के फंक्शन है उनमें बड़ा ज़रा आगे आगे होता था, और कहीं पर भी कोई तकरीर करनी है, आखिरी टाइम पे बंदा चाहिए, और मतलब पेज नहीं है तो बस आप मुझे टॉपिक बताएं तो मैं बोलना शुरू करूँ, इस तरह का एक सीन था मेरा। तो वो कहते थे कि ये तो कुछ ना कुछ फिर भी कर लेगा, गा बजा लेगा, ठीक है। अब ज़ाहिर है वो ये तो उस टाइम ये तो नहीं कहते थे कि जी बड़ा मतलब मीडिया पर्सनैलिटी बन जाएगा। तो उस टाइम सारे टीचर थे, उस्ताद थे, हमारे वालिद की जगह थे, तो कहते यार ये तो फिर भी कुछ गा बजा के खा लेगा, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग इसके साथ जुड़े रहते हो 24 घंटे। तो हम बड़ा हंसे, वो सारी मेमोरीज जो हैं वो हमें रिवाइज होती गई। फिर अचानक मेरे जहन में एक लड़के का नाम आया। मुझे अचानक याद आया कि यार हमारे ग्रुप में वो बंदा कहाँ है, क्योंकि वो लड़का हम सब में लाइक भी था, मतलब हमारा जो ग्रुप था 10-12 लड़कों का, उसमें वो लाइक था काफ़ी। और मतलब हमें कुछ समझ नहीं आना, या हमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आना, या एग्जाम्स के लास्ट में वो जो ग्रुप स्टडी क्या होती है, गपशप ही लगानी होती है, घर से भाग कर किसी एक के घर बैठना होता। लेकिन वो एक लड़का ऐसा होता था कि अगर वो होता था तो वो हमें मतलब कुछ पढ़ा देता था, सिखा देता था। और वो एक होता है ना कि जिसके ऊपर सब वालिदैन को एतमाद भी होता है कि अच्छा चलो इसके घर जा रहे हो, या ये बच्चा साथ है, चलो कुछ पढ़ ही रहे होगे। तो वो हमारे में बड़ा तालीम की तरफ ज़रा थोड़ा सा उसका रुझान ज़्यादा था हमारी तरह का ही, जितना हम पढ़ते थे उतना ही शरारती उतना ही था जितना हम थे, लेकिन वो कुछ कंपैरेटिवली बेहतर था हमसे। बाकी फुटे शुटे हमारे साथ ही मारता था, वो हर वो काम जो हम करते थे हमारे साथ ही करता था। तो मैंने वो पूछा लड़के से कि यार वो कहाँ है। अच्छा मज़े की बात है, मैं नाम लेने लगा था, तो मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ है। तो मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि वो उस टाइम जब मैंने उससे पूछा तो वो सीख के अंदर ना टिक्के लगा रहा था। और मतलब मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो खुशगपियों में हम मसरूफ़ थे, कहके लग रहे हैं, और हम उसके घर के लॉन में बैठे हुए हैं और कहके लग रहे हैं और याद कर रहे हैं वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, टीचर ने ये कहा था, टीचर ने वो कहा था। और अचानक जब मैंने ये सवाल पूछा ना, मतलब मैंने तो एक रैंडम एक थ्रो में पूछा, जो एक गपशप चल रही थी, यार वो कहाँ है यार। तो मुझे अचानक महसूस हुआ कि वो लड़का, अचानक उसके चेहरे पे जो स्माइल है वो एकदम फीकी सी पड़ गई, कम सी हो गई है।
मुझे लगा शायद हो सकता है कि इसने बुलाया हो, वो आ ना सका हो, या होता है ना सम टाइम के इंसान माइंड भी कर जाता है कि यार मैंने किसी को इनवाइट किया था वो आया ही नहीं। मुझे लगा शायद इसने इनवाइट किया, वो आया नहीं, तो शायद इसलिए बुरा लगा है इसको कि वो आया नहीं एंड ऑल दैट। तो फिर या मैंने सोचा कि शायद वो इससे राब्ता नहीं हो पाया होगा इसका। खैर उसके बाद मुझे मुतवातर ये लगता रहा कि जब तक हम वहाँ पर मौजूद रहे, मतलब ये मेरा उससे पूछने के बाद तकरीबन घंटा डेढ़ मैं वहाँ पर मौजूद रहा। तो उसके बाद मुझे कहीं जाना था, वो तो खैर वहाँ बैठे रहे, बल्कि नेक्स्ट डे जो है ग्रुप में वो उन्होंने मैसेज भी किया था कि वी रियली मिस्ड यू, हम तकरीबन अजानें हुई हैं तो हम निकले हैं वहाँ से। मैं काफ़ी पहले निकल गया था। तो खैर 1-1.5 घंटा जब मैं वहाँ पर बैठा रहा तो मुझे महसूस हुआ कि वो लड़का अपनी रौनक में आया नहीं दोबारा वापस। मतलब वो जिस तरह एक फ्लो में कह के लग रहे हैं, हंस रहे हैं, जिस तरह एक दूसरे को जुगते मार रहे हैं, एक दूसरे के साथ खाना जो है वो शेयर कर रहे हैं। कोई कह रहा है मैं अच्छे तरीके बना लेता हूँ, कोई कह रहा है हट यार तुझे पता ही नहीं है, कोई जो है वो कह रहा है कि टीचर ने इसको ये कहा था, सही कहा था, गधा कहा था, इस तरह के मामला। कोई टीचर की नकल कर रहा है। तो वो उस तरह का रिदम मुझे उस लड़के के अंदर, उस तरह की खुशी मुझे दोबारा उसके चेहरे के अंदर नजर नहीं आई। खैर मैंने भी ज़्यादा नहीं पूछा और मेरे ज़हन में यही था कि इसने इनवाइट किया, वो आया नहीं है तो शायद इसको बुरा लगा है। मैं और वैसे मुझे कहीं निकलना था तो मैं वो मिलजुल के उनसे बस थोड़ा बहुत खाना खा के तो मैं निकल गया। नेक्स्ट डे मुझे उसका मैसेज आया तो आई वाज लाइक कि हाँ जी। खैर कुछ 2-4 पर्सनल बातें उसने की। उसके बाद फिर उसने मुझे कहा कि ज़ीशान यार जिसका आपने कल पूछा था मेरा हुआ है राब्ता उससे, और यार वो बहुत बुरे हालात में। अब अपेरेंटली जो यकीनी तौर पर आप जितने लोग सुन रहे हैं 99.9% लोगों के जहन में ये सोच आई होगी कि बुरे हालात से मुराद ये है कि शायद वो गुर्बत में है, गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहा है, मतलब गुर्बत में है तो इसलिए वो ये बुरे हालात हैं। तो मैंने वही सवाल पूछा जो आपके ज़हन में भी आ रहा होगा इस टाइम। तो मैंने उससे पूछा, मैंने क्यों, क्या हुआ, कोई काम शाम का मसला है, कोई काम नहीं है या कारोबार का नहीं है मामला? क्योंकि आजकल अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ हलाल अता करे। और यहाँ पर इस बात को एक सेकंड पॉज करके मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा जितनी भी ख़वातीन सुन रही हैं मुझे, क्योंकि मर्द हजरात हमारे यहाँ मेजॉरिटी है जो काम करने जाती है, प्लीज़ अभी फ़िल वक्त जो दौर चल रहा है ना, अपने मर्दों से गैर ज़रूरी तकाज़ा ना करें। चाहे आप माँ हैं तो बेटे से ना करें, चाहे आप बहन हैं तो भाई से ना करें, बेटी हैं तो बाप से ना करें, बीवी हैं तो शौहर से ना करें। ये मैं आपको बड़ी बड़ी हकीकत बता रहा हूँ कि जो ये चल रहा है ना जो मामला, ठीक है, जो दौर अभी चल रहा है, कोशिश करें कि गैर ज़रूरी तकाज़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कोई हक ही नहीं है, आप ज़रूर करें जितना वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो मामला चल रहा है इसमें गैर ज़रूरी तकाज़ा फ़िलहाल अपने से जुड़े मर्द के साथ जो आपके लिए कमा रहा है ना करें। एंड द सेम गोज़ फॉर फीमेल एज वेल। जो फीमेल हैं वो जो कमा रही हैं, मर्दों को भी चाहिए कि उनका साथ दें, उनको गैर ज़रूरी तौर पर तंग ना करें और मिलजुल कर एक अगर सिस्टम आपका चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। खैर उसी किस्से पे दोबारा आते हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा क्या हुआ, बीमार है या क्या मामला है? उसने कहा नहीं यार मैं बता नहीं सकता। अब मुझे भी अब थोड़ा सा क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि ऐसा क्या चीज़ है कि ये बता नहीं सकता। तो कहता है अगर आप फ्री हैं तो क्या हम कल शाम हम उसके घर जा सकते हैं? तो मैंने कहा यार ठीक है। मैंने उससे पूछा कहाँ रहता है, खैर वो हमने एक टाइम अलाइन कर लिया। अब मुझे भी क्यूरियोसिटी हो गई कि मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो ये नहीं बता सकता। और मतलब एक होता है ना इंसान के अंदर के मैं, और ये भी बुरा लगता है कि मैंने उसको 1-2 दफ़ा कोशिश भी की कि मैंने कहा बताएं तो सही क्या हो गया, अल्लाह माफ़ करे अल्लाह, लेकिन एक बंदा कहे कि जी यार मैं आई कैन नॉट टेल यू। तो वो मुझे भी बुरा लग रहा था कि मैं उसको बार बार कुरे दूं। तो मैंने कहा चलो ठीक है प्लान कर लेते हैं। खैर अगले दिन हमारा टाइम डिसाइड हो गया जी, फलान जगह हमने मिलना है और इकट्ठे होके फिर, क्योंकि उसको घर का एड्रेस पता था मुझे नहीं पता था, तो हम चले गए। रावलपिंडी की एक बहुत ही मशहूर गली है, अगर आप कभी गए हों विज़िट किया हो, करतारपुरा कहते हैं उसको, या करतारपुर कहते हैं, जहाँ पर बड़ा वो मतलब खाने पीने की बड़ी ज़बरदस्त, वो मेरा ख्याल से सुबह 4 बजे तक सब कुछ चला रहता है, रमज़ान में तो सारी रात ही चला रहता है। आप सभी लोग जानते होंगे, बड़ी मशहूर वो पिंडी की, बड़ी रौनक सी होती है लाहौर की तरह वहाँ पर। लेकिन वो अंदरून पिंडी का इलाका है, आप उसी एरिया से थोड़ा सा आगे गुजरते जाएँ तो बन्नी का एरिया आ जाता है। तो खैर एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर हमें अपनी गाड़ियों को पार्क करना पड़ा, गाड़ी पार्क करके हमें पैदल जाना पड़ा आगे।
अब मैं उसके साथ हूँ और मैं यही सोच रहा हूँ कि यार लड़का पढ़ने में भी ठीक था, वैसे भी गुड लुकिंग था, अच्छा था, ज़हीन था, मतलब हम जैसों ने अगर अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ ना कुछ बेहतर कर लिया है, या चलो जितने भी कल बंदे वहाँ पे हमारे क्लास फेलोज मौजूद थे 14-15, मतलब ठीक है, कोई बहुत बड़ा अगर नहीं भी बना तो एटलीस्ट एक रीजनेबल लाइफ तो सारे ही गुजार रहे हैं। तो अल्लाह माफ़ करे क्या हुआ इसके साथ कि इतनी कस्मा पुरसी की हालत में, और जिस इलाके में वो है, अब जैसे जैसे मैं अब वो आगे आगे चल रहा था और मैं उसको फॉलो कर रहा था, तो जिस तरह हम अंदर जा रहे थे तो गलियां तंग हो रही हैं, वो मोड़ आ रहे हैं, फिर वो जो एक ताफुन है उसकी स्मेल है, और खैर हम उससे गुजरते 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 एक दरवाजे के सामने पहुंचे जो कि लकड़ी का दरवाज़ा था, मतलब मेन गेट ही वो लकड़ी का दरवाज़ा था, होता ना एक सिंगल सा गेट होता है लोहे का। खैर उसने उसको नॉक किया, इतने में एक बच्चा निकला बाहर छोटा, तो उसने उसको कहा कि जाओ दादू को बताओ कि फलां के दोस्त मिलने आए हैं। तो खैर इतना बताना था कि वो जो आंटी थी वो फटाफट बड़ी दिलचस्पी के साथ ना दरवाजे की जानिब आई और बिस्मिल्लाह 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 करके उन्होंने पहले उनसे मिली, फिर मुझसे मिली। तो जब मैंने उनको बताया कि आंटी मैं ज़ीशान हूँ, तो वो एक होता है ना कि एक दफ़ा तो वैसे मिलते हैं तो बंदा बैठ जाता है, मतलब वो हमें अंदर ले गई और वो एक बरामदा सा था, उसमें चारपाई थी, तो उन्होंने हमें बिठा दिया उस पर। तो वो पानी लेकर आई, तो उस लड़के ने कहा कि आंटी पहचाना है इनको, ये ज़ीशान है। तो जब उन्होंने ज़ीशान कहा ना, बल्कि वो ज़ीशान से भी थोड़ा जो है वो नहीं, उनको कोई वो एक उनसियत सी हुई, तो उन्होंने कहा कि ये गयूर है, क्योंकि मेरा रियल नेम आप सभी शायद जानते हैं कि मेरा रियल नेम गयूर है। तो चूँकि स्कूल में वो गयूर था, तो वो जब उन्होंने गयूर कहा तो वो आंटी उठी, मतलब चारपाई में उठी, तो दोबारा से एक दफ़ा मुझे मिलने आई। तो इस दफ़ा जो उनका मिलना था, पहले वाले मिलने में ज़रा थोड़ा सा वो एक अजनबियत टाइप था, तो इस दफ़ा वो बड़ा गले लगा के मुझे मिली। तो जैसे ही वो मिली तो मुझे रोने लग गई, मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आंटी, मतलब ऐसे भी नहीं कि बहुत ऊंचा, लेकिन वो होता है ना जैसे इंसान रोना शुरू हो जाता। तो अब मुझे मेरे जहन के वो जो है ना, वो एक मिनट के या एक लम्हे के 1000वें हिस्से में एक ये सोच भी जहन से गुजरी कि कहीं अल्लाह माफ़ करे मर तो नहीं गया, मतलब हो सकता है ये जैसे कह रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता, ये इसकी औलाद है, पता नहीं कोई मसला हो गया है, कोई परेशानी हो गई है, मतलब होता है ना सम टाइम, मतलब एकदम मेरे जहन में कहा यार ये ना हो गया वो काम कहीं। तो खैर वो आंटी अपने दुपट्टे से आंसू साफ करके बैठी, तो फिर फाइनली मैंने जो है बात आगाज़ की। मैंने कहा आंटी आप ठीक हैं? मैंने कहा आंटी वो कहाँ है, मतलब उस लड़के का नाम लेकर कहा। मैंने कहा आंटी कहाँ होता है आजकल, क्या करता? तो आंटी ने कहा बस बेटा क्या बताऊँ, ये आया था हफ्ता पहले और आपको। मैंने कहा आंटी मुझे तो, खैर मैंने अब उस लड़के की तरफ देखा तो उसने कहा आंटी हम मिलना चाहते हैं उससे। तो आंटी ने कहा रुके मैं देखती हूँ वो अभी मिल भी सकता है आपसे कि नहीं। अब यकीन करें मुझे बड़ा एक, मतलब मैं एक अजीब से एक मामले में था। मैंने कहा यार क्या मामला है, क्या है, क्या चक्कर नहीं है। बहरहाल वो आंटी ऊपर गई थोड़ी देर के लिए और 5 मिनट के बाद वापस आई, तो उन्होंने कहा बेटा आ जाए। तो वो उसने कहा चलें ज़ीशान भाई। मैं उठा, अब आंटी आगे आगे हैं, वो लड़का फॉलो कर रहा है उनको और मैं उस लड़के के पीछे। वो तंग सी सीढ़ियाँ थी, ऊपर एक होता है ना कि अक्सर आपने पिंडी में या अंदरून लाहौर में भी घर देखे होंगे कि वो छोटा सा घर होता है, घर के ऊपर एक कमरा, एक वो मोमटी टाइप के अंदर ही कमरा उन्होंने बनाया होता। तो मैं वो तंग सी सीढ़ियों से ऊपर गया, तो उस मोमटी थी, बाकायदा कमरा भी नहीं था, मोमटी थी, एक कूलर उसमें पड़ा हुआ था, एक चारपाई थी और बड़ा वो एक मतलब गंदा सा माहौल था वहाँ पर। मतलब सफाई उस तरह से हुई थी कमरे की, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि कोई एक ऐसा शख्स यहाँ पे रहता है जो बेजार है ज़िंदगी से। तो वो आंटी ने उनका नाम लिया कि उठो देखो गयूर आया है। आप यकीन करें मैं जैसे ही थोड़ा सा मैंने कदम बढ़ा के आगे उसको देखा तो मुझे 2 मिनट बाखुदा यकीन नहीं हुआ। मुझे 2 मिनट यकीन नहीं हुआ कि वो लड़का है जो इसने जब भी आना
बड़ा इसका नीट सा यूनिफॉर्म होना, बड़े इसके साफ सुथरे से कंघी से एक साइड की मांग निकली हुई बाल, प्रॉपर यूनिफॉर्म, शरारती था हमारी तरह, हमारे ग्रुप का था, लेकिन कोशिश करता था कि पढ़ता रहे। ये आंटी आती थी इसको स्कूल से लेने के लिए। लेकिन अब जब जिस बंदे को मैं देख रहा था, उसके उलझे हुए बहाल थे, बिल्कुल कमजोर था, इतना कमजोर था कि शायद ऐसा लगता था कि अभी सांस लेगा तो शायद बाहर ना निकाल सके, और बाहर सांस फेंके तो शायद अंदर ले जाने की साख्त इसके अंदर, ताकत इसके अंदर मौजूद ना हो। बिखरे बाल, शलवार कमीज पहनी हुई थी लेकिन बटन खुले हुए, और एक ऐसी सूरत हाल जिसमें उससे खड़ा नहीं हुआ पा रहा था। तो जिस चारपाई में लेटा हुआ था, जब मैं आया तो जिस तरह आंटी ने बताया कि गयूर आया, तो उसने जैसे उठने की कोशिश कर रहा था, होता है ना कि उठ नहीं सकते, जैसे कोई 70 साल का बूढ़ा हो, उसको एकदम उठना पड़ जाए तो वो जैसे उठता है, उस तरह उसने मतलब उठने की कोशिश कर रहा था। तो मैं खैर आगे होके मुझे लगा शायद बीमार है, मैंने आगे उठ के जो है वो, मैं कहा लेटे रहो, कैसे हो, ठीक हो? तो मुझे पता चला कि वो नशे में मुब्तला हो गया था। जब मैं उसके पास बैठा, 100 किस्से थे, 100 कहानियाँ थी जो उसने बताई। मैं, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर आपको इमोशनल करके जो है वो रुलाना या आपके आंसू बहाना नहीं है, ना किसी की ज़ाती ज़िंदगी को आपके सामने पेश करना है, मैं इसलिए उनके नाम भी नहीं ले रहा। खैर उसने मुझे वो 1-2 अपने किस्से बताए। यकीनी तौर पर एक किस्सा वही जो आप सोच रहे हैं, फीमेल वाला था। फिर जॉब कहीं नहीं मिली, घर वालों का प्रेशर, वो किसी ऐसे बंदे से मिला जिसने उसको नशे पे लगा दिया। वो नशा सिगरेट से शुरू हुआ, सिगरेट से शुरू होता हुआ फिर बाकी जो खुराफात हैं उनकी जानिब चल दिया। और आज वो उस मकाम पे था कि जहाँ पर अगर वो अपने आप को ड्रग ना दे, या अगर उसको ठीक करने की जानिब ले जाया जाए, तो वो ऐसे तड़पने लग जाता था जैसे मछली जो है वो पानी के बिना तड़पने लग जाती है। अब मैं उसका चेहरा देख रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता टूटे फूटे उसके जुमले, क्योंकि उसके अंदर चूंकि ताकत नहीं थी ना, तो सांस टूट जाता था उसका। वो मतलब अगर उसको ये जुमला भी कहना होता था कि हम इतने अरसे बाद मिले हैं, तो वो एक जुमला भी 3 दफ़ा जुमले से जुमला जोड़ता था, कि जैसे हम बहुत देर बाद मिले हैं, हाँ, कितना अरसा, इस तरह बात कर रहा था। खैर मैं बड़ा मजबूत आदमी हूँ, खैर गुमान अपने बारे में यही है कि बहुत मजबूत हूँ, आंसू नहीं आते हैं इतनी आसानी से। आखिरी बार अपनी ज़ात के लिए कब रोया मुझे तो ये भी याद नहीं है, लेकिन वो जो सिचुएशन थी, अब मेरी आंखें भी भीग रही थी और मैं बताना भी उसको नहीं चाहता था, कि क्योंकि वो ऑलरेडी होता है ना कि आप थोड़े से सेट हों, जो दूसरा लड़का आया हुआ है साथ वो थोड़ा सा ठीक सेट है, आप क्लास फेलो हैं, आप दोस्त हैं, और एक वो पॉइंट है कि जहाँ पर वो उस पॉइंट पर है जहाँ पर मतलब ठीक नहीं है वो। मैं अब क्या यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि वो शर्मिंदगी सी होती है ना, कि ये सब देखो ठीक है, पता नहीं इनको मेरे से मिलके अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। खैर बहरहाल हम वहाँ पे, मैंने कोशिश की कि किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर बात ना हो जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब हो, कि भाई तुम इस तरह कहाँ कैसे पहुँचे, तुमने नशा क्यों शुरू किया, नशा नहीं करना चाहिए था, ऐसा मैंने ये कोशिश की। अब मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मैं बात करूँगा तो उसको डिग्रेड करूँगा। हम उसके क्लास फेलोज रहे हैं, हम उसके किसी दौर में दोस्त रहे हैं, तो अगर मैं ये बताऊंगा तो कहीं इनडायरेक्टली वो ये ना समझ ले कि यार चलो ये आज चूंकि अच्छी जगह पे मौजूद हैं तो शायद इसलिए मुझे अब ताने मार रहे हैं। तो मैंने उसके साथ कोई बात ही इस लेवल पे नहीं की। मैंने वही स्कूल की बातें जो हम उस दिन दोस्त बैठ कर करते रहे, वो टीचर ऐसे थे, टीचर ऐसे थे, टीचर ऐसे थे। खैर 1-1.5 घंटा गुजारने के बाद जब मैंने उससे कहा कि यार इंशाल्लाह चलो मुलाकात होगी, तो मुझे वो कहता है कि मेरा हाथ पकड़ा उसने। जब मैं निकलने लगा ना, उसने ना मेरा हाथ पकड़ा, जैसे बाप जा रहा हो तो छोटा बच्चा उसका हाथ नहीं पकड़ता कि आप दोबारा कब आएंगे, इस उनसियत के साथ, इस मोहब्बत के साथ। तो एकदम उसने ना मेरा हाथ यूं पकड़ लिया, जितनी मजबूती थी उसके अंदर, मतलब ताकत शायद उसके अंदर इतनी भी नहीं थी कि अगर मैं झटक भी देता तो हाथ
मतलब छुड़ा लेता, मैं वैसे बता रहा हूँ, उसकी ताकत बता रहा हूँ कि, लेकिन उसने अपनी तरफ से जितनी ताकत थी उसके साथ वो हाथ मेरा दबाया। तो मैंने उसकी तरफ देख के मुस्कुराया, तो मुझे कहता है दोबारा आओगे मेरे पास? मैंने उससे वादा किया, मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। अब तो मुझे घर भी, मतलब कि मैंने मजाक किया, वो जो लड़का साथ आया था मैंने कहा मुझे अब तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, अब तो मुझे घर भी पता चल गया, मैं ज़रूर आऊँगा तुमसे मिलना। तो मैंने वो जो एक अजीब सा इमोशनल सा सैड मोमेंट था, मैंने उसको तब्दील करके ना, मैंने कहा अब तो मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं, अब तो मुझे घर पता चल गया, मैं आऊँगा तुमसे मिलने इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो तुम। खैर मैंने उससे हाथ छुड़ाया, हक किया। मैं जब निकला तो उसकी माँ ने मुझे कहा कि बेटा तुम्हें पता नहीं है कि आज मैंने कितने अरसे बाद इसको बोलते हुए और इतनी बार हंसते हुए देखा। तुम्हें पता नहीं है कि आज मैं कितने अरसे बाद सुकून की नींद सोऊंगी। मेरा बेटा अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। और उनके ज़हन में बैक एंड पे यही थी कि बस अभी यहाँ से निकल जाएंगे, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह, किसी की जिम्मेदारी तो नहीं है। मेरा बेटा अगर ख़राब हुआ है तो इनकी वजह से तो नहीं है, बस ठीक है अब निकल जाएंगे, चलो फॉर द टाइम बिंग आ गए, तो अल्लाह जो है वो खुश रखे जितना ही कर रहे हैं। खैर मैं वहाँ से आंटी से हमने सलाम दुआ ली, मैं वहाँ से निकला। मैंने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया कि यार चलो थैंक यू सो मच। मेरी हालत इतनी गैर हो चुकी थी कि इवन मैं उससे डिस्कस भी नहीं कर सका कि यार ये इसके हालात कैसे हो गए, वो देखो इसने कहा कि फैमिली प्रेशर फलाना, मतलब मैं वो एक होता है ना कि आप बिल्कुल उस हालत में आ जाते हैं कि आप डिस्कस भी नहीं कर पा रहे होते हैं। खैर हम वो उसी रस्तों से होते होते अपनी अपनी गाड़ियों तक पहुँचे। मैंने उससे सलाम दुआ ली, मैं कहा ठीक है यार इंशाल्लाह फिर बात होती है। मैं चला गया। आप यकीन करें मैं घर पहुँचा, उससे पहले मुझे एक काम था, मुझे एक जगह मीटिंग के लिए जाना था। वो बंदे बोलते रहे, मुझे ऐसे ही लगा जैसे वो आप बंदों को देख रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं और वो होता है ना जैसे वो ऐसी आवाज़ें बस मुझे उनकी आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं। मेरे जहन में वही लड़का चल रहा है, मतलब एक साइड पे मेरे जहन में वो रील चल रही है कि वो छोटा सा लड़का 7वीं 8वीं का हमारा क्लास फेलो जो हंसता गाता, क्रिकेट का बड़ा अच्छा प्लेयर था, और अक्सर हम कभी बंक मारते थे, दीवार हमारे साथ उसने फिलांगनी, पढ़ता भी ठीक था, मतलब वो एक हंसने खेलने वाला हंसमुख सा लड़का। डरता भी था कि अगर घर वालों को पता चल गया तो बड़ी जो है वो मार शार पड़ेगी। और कहाँ ये अभी जिसको मैं मिल के आ रहा हूँ कि मतलब बिल्कुल उसका जो चमड़ी है बिल्कुल उसके जिस्म के साथ जुड़ी है, उसकी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। मैं घर आया, मैंने वो वक्त आया जब मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि कुछ वक्त वो भी होता है जहाँ पर वो मजलिस होती है जहाँ पर इंसानों की नुमाइंदगी मैं कर रहा होता हूँ। तो मैंने उसमें ये इरादा किया कि मैं इसके साथ बीट अराउंड द बुश नहीं करूँगा, मैं सीधी इससे जाके बात करता हूँ कि यार लेट्स डू दिस। मतलब मैं ये नहीं करूँगा कि मतलब मैं इससे पूछता रहूँ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। नो, सीधी बात करता है। पता नहीं मेरे जहन में, मतलब मैंने भी क्या सोचा, मेरे जहन में आया, एक होता है ना कि इंसान के जहन में आ जाता है कि यार वो आप अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि यार अल्लाह मेरी मदद करे, मतलब मेरे जहन में कुछ डाल दे, मेरे दिल में उन्वान डाल दे, तो अल्लाह आपके दिल में उन्वान डाल देते हैं। तो आप किसी की भलाई का सोचते हैं तो अल्लाह आपके दिल में कुछ अल्फाज डाल देता है। खैर उस सोच के साथ मैं सो गया। मैं सुबह उठा, मैं आते हुए ना उनकी वालदा का नंबर ले आया था, इसलिए भी मैंने कहा आंटी आपको कभी कोई चीज़ चाहिए तो मैं आपके बेटों की तरह हूँ, आप बस एक कॉल मुझे कीजिएगा, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो मैं उनका नंबर ले आया था, मैंने उनको कॉल किया दोपहर में। मैंने कहा आंटी मैं आना चाहता था, आप घर पे हैं? तो उन्होंने कहा जी जी बेटा आप आ जाएं। तो खैर मैं चला गया। अब जब मैं उसकी मतलब थोड़ी देर नीचे बैठने के बाद उसके रूम में जाने लगा तो आंटी साथ आ रही थी। मैंने कहा आंटी मैं थोड़ी देर उसके साथ ज़रा अकेले में गपशप करना चाहता हूँ। तो मैं, आंटी समझ गई, तो आंटी कहा हाँ हाँ बेटा जाओ जाओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जाओ। मैं खैर चला गया। जब मैं दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे छोटा सा बच्चा इंतज़ार कर रहा होता है ना कि उसके वालिद कब घर आएंगे, या उसके दादा अबू कब घर आएंगे, या उसका कोई भी ऐसा रिश्ता जिससे उससे बहुत मोहब्बत होती है और उसको इंतज़ार होता है वो आएंगे तो कुछ खाने को लेकर आएंगे, तो हाथ देखता है कि हाथ में कुछ है, और फिर अगर वाकई कुछ खाने के लिए हो तो उस बच्चे के चेहरे पे खुशी होती है। जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ उसके चेहरे पे वो खुशी थी। मैं उससे मिला, मैंने कहा हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो? 15-20 मिनट की गुफ्तगू के बाद मैंने उसको कहा, नाम लिया उसका। मैंने कहा यार देख,
तुम्हें भी पता है कि जिस पॉइंट पर तुम हो, तकरीबन 80% तबाही का रास्ता तुम क्रॉस कर चुके हो, 20% रह गए। 20% आगे भी तबाही है तुम्हारी, मजीद और साल, 2 साल, 3 साल। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि क्यों हुआ, क्योंकि मैं कोई मुनसिफ नहीं, मैं कोई जज नहीं, मेरे पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि मैं वापस टाइम में चला जाऊं और तुम्हारा सब कुछ बेहतर हो जाए जिंदगी का। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इससे आगे हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे भाई 2 चीजें हैं, या तो देख लो रिमेनिंग 20% है, अगर इसी तरह गुजारना है, वालदा भी तुम्हारी वजह से रोज मरती हैं, अगर तो ऐसे ही गुजारना है तो ठीक है। लेकिन अगर रिमेनिंग जो टाइम रह गया है या वापस पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहते हो तो हम कर सकते हैं और ये हो सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि तुमने करना है। मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं, मैं तुम्हारी जगह कुछ नहीं कर सकता। वो रोने लग गया। आप यकीन करें, रोते रोते उसने मेरे हाथ पकड़े और उसने मुझे कहा कि ज़ीशान, मैं अपनी खानदान की शादियों में नहीं जाता। मुझे कहते हैं ये पोडरी है, ये चरसी है, ये ऐसा है, ये ऐसा, दूर पर मेरे साथ बैठते नहीं है, मेरे साथ बात नहीं करते। ये जो कमरा देख रहे हो, ये कमरा नहीं है, ये मेरी जेल है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ जो है बस मुझे खाना देने जेल में आती है और बस बात खत्म। मेरे भाई मेरे साथ नहीं बैठते। मैंने उससे फिर समझाने की कोशिश की। मैंने कहा देखो, अगर वो ऐसा नहीं करते तो किसकी गलती है? तुम्हारी गलती है ना। मतलब तुम अपने आप को ठीक कर लो, तुम्हारे साथ सब ठीक हो जाएंगे। हालांकि मैंने अपने दिल में इस मुआशरे के ऊपर यकीनी तौर पर उंगली जरूर उठाई कि ये मुआशरा होता है जो एक अच्छे खासे इंसान को ड्रग्स की जानिब भेज देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान के अपने इख्तियार में कुछ नहीं होता। यकीनी तौर पर इंसान के अपने इख्तियार में सबसे बड़ी चीज इंसान के अपने इख्तियार में ही होती है कि वो अपने आप को गलत साइड की तरफ ना लेके जाए। लेकिन ये मुआशरा भी अपना पूरा पूरा किरदार अदा करता है कि एक आम आदमी को, आपको क्या लगता है कि एक जो ड्रग लेने वाला है वो अचानक एक दिन आता है जब वो इतना ड्रग एडिक्ट हो जाता है, नशे का इतना आदी हो जाता है कि वो मछली की तरह तड़पे, मतलब अचानक एक ही दिन उसे ड्रग किया, ऐसा नहीं होता है। ये साल होता है। तो जिस दिन पहले दिन कोई नशा करता है, आप उस दिन उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ते? आप उस दिन उसको गले क्यों नहीं लगाते? आप उस दिन उससे क्यों नहीं कुछ पूछते कि क्या मसला है कि तू नशा करके अपना जहन, अपना दिमाग सुन करना चाहता है? तेरे क्या टेंशन है जिससे तू घबरा कर, जिससे डर कर अपना दिमाग सुन करके तू इस मसले से फरार होना चाहता है? वो भाई जो आज हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, मिलना पसंद नहीं करते, क्या वो भाई उनके 5 मिनट का, उनकी जिंदगी के 5 से 10 मिनट का भी हकदार नहीं होता कि वो उससे पूछ सकें कि तू आज नशा करके आया, तूने क्यों किया है, तुझे मसला क्या है? किसी दुख की वजह से किया, किसी गम की वजह से किया, पैसे ना होने की वजह से किया? चल, हम जितना कर सकते हैं हम तेरे साथ तो खड़े हैं। ये मत कर। हमसे जितना हो सकेगा हम तेरे साथ खड़े होके करेंगे। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी जो है एक दफा नशा उसने किया और उसके बाद फिर वो एकदम इतना बड़ा नशाई बन गया। ऐसा नहीं होता। ये मुआशरा होता है जो नशे से ज्यादा उसकी इज्जत नफ्स को, उसकी इज्जत नफ्स की जो जड़ें हैं उसको निकाल कर उसके जिस्म से बाहर फेंकता है और फिर उसको नशे के हवाले कर देता है। फिर नशा उसको बेदर्दी से अपना शिकार बनाता है, बेदर्दी से निचोड़ लेता है, उसको नोच लेता है उसको। खैर, मैं नहीं चाहता था कि मैं उसको ये बातें करके मजीद मुश्किल कर दूं, और चूंकि वो अब उस मकाम पर था जहां पर वो किसी से बदला नहीं ले सकता, तो मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं उसको ये सारी बातें करता जो मैं अब आपके सामने कर रहा हूं। और यकीनी तौर पर चूंकि मुझे पता है कि वो नहीं सुनता मुझे, वो नहीं सुन रहा होगा मुझे, इसलिए मैं ये बात अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोगों के घर में भी अगर कोई ऐसा मामला है तो देखिए एक बार पलट कर। बार कैफ अगर मैं चाहता तो ये सारी बातें उसके सामने करके उसको और मजीद मुश्किल कर सकता था, लेकिन इससे क्या होना था? वो उस पॉइंट पर नहीं था जहां पर बदला ले सकता, बल्कि उसने अगर बदला लेना भी था तो मैं जब निकल जाता तो फिर कट मार के अपने आप से बदले ले लेता। उसका पूरा जिस्म भरा हुआ था वो कट्स के साथ। जब किसी से बदला ना लेता, जब इंसान किसी से बदला नहीं ले सकता, फिर वो अपने आप से बदला लेना शुरू कर देता। बार कैफ मैंने उसको कहा कि देख, अगर वो नहीं करते तेरे साथ सही बात, तो
तू ठीक हो जा, वो करेंगे। देख हम कर सकते हैं सही। मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स जाने वाले हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ठीक हुए हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं। देख सब कुछ हो जाएगा, बस तू मेरे से वादा कर कि तू ठीक होना चाहता है। खैर बहुत मुश्किल से मैंने उसको कन्विंस कर लिया। मैंने आंटी से बात की। अब एक मसला यह है कि हम किसी को मौत के जानिब जाते हुए देखना फिर भी प्रेफर कर लेते हैं, उसका इलाज करना प्रेफर इसलिए नहीं करते कि वो इसको दर्द होगा। मतलब जो दर्द से वो गुजर रहा है जिस्मानी और रूहानी, वो किसी को नजर नहीं आ रहा होता। वो आंटी ने कहा बेटा वो तो करंट लगाते हैं, और मैंने कहा आंटी कुछ नहीं करते। मुझे यकीन करें उस लड़के से ज्यादा उसकी वालदा की काउंसलिंग करनी पड़ी। खैर एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट ढूंढा। ऑलमोस्ट कमोबेश इस बात को 6 दिन हो गए। वहां पर जब उसको दाखिल किया तो जब हम उसको छोड़ के आ रहे थे, क्योंकि उनका एक ड्यूरेशन ये होता है कि वो 7 से 8 दिन 10 दिन अपने पास रखते हैं और सारी आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो टॉक्सिक मादनियात होते हैं उनको निकालते हैं। देन फिर वो एक प्रॉपर एक रिफर्बिश्ड उनका एक सिलसिला है, थ्रू मेडिसिन, थ्रू साइकोलॉजिस्ट, थ्रू फूड, थ्रू जूसेस, थ्रू एक्सरसाइजेस, वो आपको दोबारा एक रिहैब करते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस पे लेकर आते हैं। सबसे मुश्किल होते हैं पहले 1-2 दिन, क्योंकि उसमें आपका नशा बिल्कुल वो छुड़वा देते हैं। आपको ठंडे पानी से जो है वो नहाना पड़ता है, मतलब आम टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडा पानी वो होता है। वो ज़ाहिर है उनके बहुत सारे मामला आता। तो हम पहले दिन जिस दिन उसको छोड़ के आ रहे थे तो मैंने आंटी से भी बार आंटी प्लीज़ रोइएगा मत, ये 15-20 दिन गुजर जाएंगे, इसकी ज़िंदगी बन जाएगी। खैर पहले दिन हम उसको छोड़ के आ गए। वो जो इदारा है उसका जो हेड है वो मेरा दोस्त था, जानने वाला है। तो मैंने उसको कहा यार प्लीज़ इसका ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल कर लेना, देख लेना कोई प्रॉब्लम हो। मुझे अचानक कॉल आई उसकी वालदा की, तकरीबन रात का कोई मेरे ख्याल से 1-1:30 बज रहा होगा। उसने कहा जी मेरे बेटे की मुझे फ़ोन आई है और वो रो रहा है और ऐसा है और वैसा है और ये और वो है, मुझे ले जाएं उसको। खैर मैंने उस अपने दोस्त को फ़ोन की जो हेड है, मैंने उनको कॉल की। वो उस टाइम तक घर आ चुका था। उसने कहा मैं फ़ोन करता हूँ, पता करता हूँ क्या मामला है। उसने पता किया, मुझे कॉल बैक की। उसने कहा ज़िशान चूँकि पहला दिन है तो ये अमूमी तौर पर देखा गया है कि पेशेंट्स जो हैं वो पहले दिन में बड़े हाइपर होते हैं, बड़े एग्रेसिव होते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं। उनको वैसे भी लग रहा होता है कि पता नहीं क्यों हमें तनहा कर दिया, अकेला कर दिया है। वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी गुजर रहे होते हैं, बाकी भी मामला होते हैं। मैंने आंटी को फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी प्लीज़ मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त किस कैफियत और किस दर्द से गुजर रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को संभालें। खैर मैं खुद सारी रात यही दुआ करता रहा कि आंटी खुद ना चली जाएं वहाँ पर उसको लेने के लिए। 1 दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन आप जाते हैं मिलने के लिए। मतलब 2 दिन आप मिलते नहीं हैं, तीसरे दिन वो आपको फिर अलाउ करते हैं आ जाएं कि आप मिल लें, थोड़ा सा उनको पता चल जाए कि आपने पक्का नहीं छोड़ा और थोड़ा सा वो फिर उस जगह से मानूस भी हो जाए। तो तीसरे दिन जब हम मिलने गए तो बेहतर था। बेहतर से मुराद ये है कि कहता था कि मैंने वापस जाना है, कि हमने उनको कहा नहीं अभी तुम देखो, अभी तुम हो ना, देखो हम तुमसे मिलने भी आए हैं, हम कहीं नहीं गए, हमने तुम्हें पक्का नहीं छोड़ा, हम यहीं पर हैं। इंशाल्लाह कुछ टाइम पे हम तुम पक्का भी ले जाएंगे एंड ऑल दैट। फिर मैंने उससे बात की, कुछ मेडिसिन थी वो मैंने अरेंज करके दी, कुछ और चीज़ें थी। जब मैं निकलने लगा ना वहाँ से, आंटी गाड़ी में थी तो मैं उनको बिठाकर उस दोस्त के पास गया, अपने लड़के के पास गया, वो जो हेड है उसके पास गया कि मैं पूछ लूँगा यार सब सही है। उससे बात ख़त्म करने के बाद जब मैं निकलने लगा तो मेरा दोस्त मुझे उसने रोका, उसने कहा बात सुन, तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरा भाई है। मेरे इमाम अली का फरमान है, मेरे इमाम अली का फरमान है कि रिश्ते एहसास के नहीं होते, खून के नहीं होते। रिश्ते वो नहीं होते कि जिनको हम सिर्फ इसलिए रिश्ता कहते हैं क्योंकि वो खून के होते, हमारे साथ पैदा हो जाते हैं, हमारे भाई बहन
बेटा बेटी, वालिद वालदा। मेरे सरदार का, मेरे इमाम का फरमान है कि रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। यकीन जाने से मेरा हाथ पकड़ा, उसने कहा तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा भाई है। मैं वहाँ से आ गया। अगले दिन मेरी दोबारा बात हुई। मुझे उस बंदे ने कहा कि ज़िशान, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा जल्दी ये लड़का प्रोग्रेस कर रहा है, और अगर सब ठीक रहता है तो कुछ ही दिनों में, वैसे नॉर्मल जो हमारा टाइम होता है उससे कुछ 2-4 दिन ज़्यादा लगेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे जा चुका था इस मामले में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये नॉर्मल लाइफ की जानिब आ जाएगा। और आखिरी बार जब मैं उससे मिलने गया, वो लड़का जिसको मैंने कमोबेश 10-12 साल के बाद देखा था, या शायद उसके बाद भी 12 साल से ज़्यादा शायद, हाँ तो मैं 14 साल के बाद देखा था पहली बार। जो लड़का ताफुन ज़दा कमरे में बिखरे हुए बालों के साथ, बिखरी हुई दाढ़ी के साथ, बिखरे हुए कपड़ों के साथ एक काल कोठड़ी नुमा कमरे में मौजूद था। आखिरी बार जब मैंने उसको देखा तो बड़े ही सलीके के साथ इस्त्री हुई हुई शलवार कमीज, बहुत ही नफीस तरीके से बने हुए बाल, जैसे कि बचपन में वो बच्चा जो स्कूल तैयार होकर आता था वैसे उसके बाल बने हुए होते थे, पॉलिश हुए हुए जूते। जब उसने मुझे देखा तो मुस्कुरा रहा था। आप यकीन जानिए, खुदा के बंदे तो हैं हजार, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। खुदा के लिए बचा लें आप, अगर आपका भाई है, दोस्त है, कज़न है, कोई है, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर, जितने भी नौजवान मुझे सुन रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूँ, नशे से बचें, नशे से बचें, नशे से बचें। लेकिन फिर भी अगर किसी इंसान के झांसे में आके, किसी हालात के झांसे में आकर अगर आप इस दलदल में फंस गए हैं, या किसी को देख रहे हैं जो फंस गया, तो उसको निकालने की कोशिश करें। उसको हालात के हवाले ना करें, उसको माशरे के हवाले ना करें, उसको नशे के हवाले ना करें। अपना हाथ उसको धुतकारने के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसका हाथ थाम कर उसको इस दलदल से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करें। मैंने उस लड़के से वादा किया, मैंने कहा तू जल्दी से ठीक हो जा। तुझे शायद पता नहीं है कि मैं बचपन में स्कूल में जितना अच्छा डांस करता था, मैं आज भी उतना ही अच्छा डांस करता हूँ। जिस दिन तू पूरी तरह ठीक हो जाएगा ना, हम मिलके डांस करेंगे। और जिस गाने में डांस करेंगे, मैंने वो गाना भी ढूंढ लिया, मैंने वो गाना भी सोच लिया। वो गाना ये होगा, वो गाना ये होगा। मेरा साथ है फिर क्या मुश्किल की बात है, चाहे जितनी भी हारें, हौसला फिर ना हारें। और आप यकीन जानिए, इस पूरी जर्नी में, ये जो पूरा एक सफर रहा, एक पूरा चैप्टर रहा पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ, से होना जुदा, मैंने ये महसूस किया कि कितना सब्र चाहिए आपको किसी को कन्विंस करने के लिए इस चीज के लिए। शायद इसी सब्र से, इसी आजमाइश से हम डरते हैं। इंसान को समझाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, उसके लिए कोई तैयार नहीं है। आप कुछ भी करें, आप कुछ भी कहें, आप कुछ भी हों, से होना जुदा, वो वक्त का, वो कायनात का, वो रहती दुनिया तक का इमाम है। मेरे इमाम सरदार ने फरमाया, दुख मिलके सवार, रिश्ते खून के नहीं, रिश्ते एहसास के हैं। वो गमे आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था,
जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं, इट्स नॉट ओनली फॉर हिम, इट्स ऑल ऑफ यू. ट्रस्ट मी, यू कैन डू एनीथिंग. इट्स नॉट अबाउट मेल, इट्स नॉट अबाउट फीमेल, इट्स नॉट अबाउट आप छोटे हैं, बड़े हैं, काले हैं, गोरे हैं, पंजाबी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, जो करना चाहते हो कर सकते हो. बस एक चीज अपने दिल के अंदर रखना, हौसला. वो जो हर मैंने अभी अपना व्हाट्सएप देखा है तो मुझे मेरे उस दोस्त का मैसेज आया है जिनके बारे में मैंने आपको बताया ना, जिन्होंने सारा ये मीटअप हमारा रीयूनियन अरेंज करवाया, फिर मुझे उस लड़के तक पहुंचाया, उसके घर तक लेकर गए. बड़ा ही मजेदार सा मैसेज उन्होंने किया है. वो कहते हैं कि आप जब गयूर थे आप तब भी हीरो थे, आज जब आप जिशान हैं आप तब भी हीरो ही हैं. एक्चुअली मैं आपको इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ. मुझे अक्सर टीचर जो है ना, वो कभी तंजिया भी और कभी वैसे भी मतलब क्लास में आके बुलाना ना, तो इस तरह बुलाते थे कि ओ हीरो. मैं चूंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा और आज से पहले आप आज भी गवर्नमेंट स्कूल चले जाएं तो आपको पता है क्या मामलात होते हैं. तो आज से 13-14 साल पहले चले जाएं तो आपको पता है क्या मामलात होते होंगे, क्या तरीका कार होता होगा. उस टाइम तो मार नहीं प्यार वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं था, तो अक्सर वो बुलाते थे कि ओ हीरो. रंग चेहरे तो saying कि जब आप गयूर थे आप तब भी हीरो थे, आज आप जिशान हैं, आप आज भी हीरो हैं. याद रखिएगा, कभी दोस्त गिनने पड़ जाएं तो इस तरह ना गिनिएगा कि हैं कितने, 10, 20, 50, 100, 150, 200 कभी ना गिनिएगा. मैं यंगस्टर्स आपको कह रहा हूँ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, याद रखना है, मेरी टिप याद रखना है जिंदगी में. कभी अगर दोस्त गिनने पड़ जाएं तो ये ना देखना कि कितने तुम्हें कहते हैं कि वो तुम्हारे दोस्त हैं या तुम उनके दोस्त हो या घूमते फिरते हो. अगर दोस्त गिनने हो तो इस तरह से गिरना, पैरामीटर ये गिनना रख के खड़े होने वाले कितने हैं. जब तुम्हें चाहिए हो, अगर 100 दोस्त हैं तुम्हारे और जब चाहिए हैं तो सिर्फ 13 खड़े हैं, तो फिर याद रखना कि 100 तुम्हारे दोस्त नहीं हैं. फिर वो जो 13 खड़े हुए या 10 खड़े हुए, वही तुम्हारे दोस्त हैं, वही तुम्हारे अपने हैं, वही तुम्हारे दोस्त हैं जिनके ऊपर तुम काउंट कर सकते हो, वही तुम्हारे दोस्त हैं जिनके ऊपर तुम कह सकते हो कि हाँ ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे साथ खड़े होने वाले हैं, ये मेरे साथ चलने वाले हैं. अब मैं जुमला वही कह रहा हूँ जो कि मैंने 1 सेकंड पहले कहा है, लेकिन आपको कुछ डिफरेंट महसूस हुआ होगा. अब जुमला कहूंगा तो कुछ डिफरेंट महसूस होगा. अपना कौन है ये देखना हो तो ये मत देखना कि कौन तुम्हें कह रहा है कि मैं भी तेरा अपना हूँ, मैं भी तेरा अपना हूँ, मैं भी तेरा अपना हूँ, मेरे भी जान तेरे पे कुर्बान, मेरा भी सब तेरे पे कुर्बान. देखना हो तो ये देखना कि जब मुश्किल पड़े तो खड़ा कौन होता है. पैरामीटर बहुत सिंपल है. मैं जुमला कह रहा हूँ तू जुमला सुन रहा है. खुदा करे जहां से मैं कह रहा हूँ, खुदा करे तू वहां से सुने. अपना वही है जो मौके पे खड़ा हो जाए. आए हाय, जल्दी आ वंजवीर प्यारा, दिल छट गया मेरा लश्कर सारा.